गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिनमें कुछ रिमेनिंग पार्ट था। लाइक हम रीनल फेलियर डिस्कस कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम रीनल फेलियर डिस्कस कर रहे थे। तो रीनल फेलियर में हमने ये कहा था कि मेनली जो काज होती है इंट्रा रीनल फेलियर की एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, एटीएन हो सकता है, जो कि एटीएन हमने डिस्कस किया था, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर में हमने एक चीज़ मेनली रिपीटेडली डिस्कस की थी कि यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, बीपीएच हो जाता है, ये हाइड्रोयूरेटर काज करते हैं, उसके बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है और एंड पे जाके ये पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर को का लीड कर रही होती है। तो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ ऑल अबाउट द यूरिनरी रिटेंशन के ये जो यूरिनरी रिटेंशन होती है ना, ये बेसिकली पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर कैसे काज करती है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स हम थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है और इसका काम क्या होता है। उसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि अब्डोमिनल कैविटी में ये लोअर साइड पे फ्री फ्लोट कर रहा होता है, पेंडुलम की तरह ये मूव करता है। और इसने क्या करना होता है, ये यूरेटर के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। यूरेटर के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। ये जो यूरेटर्स हैं बेसिकली किडनी से निकल रहे होते हैं। किडनी से निकलने के बाद ये यूरेटर्स ब्लैडर के अंदर फॉल करते हैं और जितना भी यूरन बन रहा होता है किडनी के अंदर तो वो यूरेटर के अंदर आता है। यूरेटर के अंदर पल्सेशन हो रही होती है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है। ओके, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये यूरेटर में से जो यूरन होता है उसको प्रोपेल करती है। प्रोपेल करने के बाद ये ब्लैडर का हिस्सा बना देती है। ब्लैडर क्या करता है, उस यूरन को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद एक मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है। ओके, तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स के थ्रू पेशेंट जो है, ये जो ह्यूमन बीइंग है वो वाइड कर रहा होता है, यूरिनेशन कर रहा होता है। तो यूरिनरी रिटेंशन कब होएगी, जब वो बंदा नॉर्मली वाइड नहीं कर सकेगा। उसके पीछे मल्टीपल काजेज हो सकती हैं कि वो क्या क्या ऐसी काज हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द लेक्चर्स कि क्या क्या ऐसी काज हो सकती हैं जो यूरिनरी रिटेंशन काज करवा रही होती हैं। तो मेनली जो यूरिनरी रिटेंशन है उसका ये मतलब है कि जब ह्यूमन बीइंग या कोई भी पेशेंट नॉर्मली वाइड नहीं कर सकता तो उसको कहा जाता है यूरिनरी रिटेंशन। ओके, वी विल आल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट काजेज के क्या क्या काज हो सकती हैं और उनकी मैनेजमेंट क्या है। इंशाल्लाह वी विल लेटर डिस्कस। तो पहली जो चीज़ है वो यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज ए स्मूथ मसल चैम्बर कंपोज्ड ऑफ मेनली टू पार्ट्स होते हैं, वन इज बॉडी एंड अदर इज नेक। अब जो बॉडी होती है मेजर पार्ट दैट कलेक्ट्स द यूरन, और नेक क्या होती है कि फनल शेप होती है, एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी पासिंग इंफीरियरली एंड इंटीरियरली इन द यूरोजेनिटल ट्राइंगल एंड कनेक्टिंग विद द यूरेथ्रा। अब ये जो नेक होती है ब्लैडर की, यहाँ पे लोगों ने सुना होगा मोस्टली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया या बीपीएच हो गया। तो ये जो नेक होती है इसके साथ ग्लैंड छोड़ा होता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ऊपर बॉडी होती है, बॉडी ने क्या करना होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है जिसके अंदर जो यूरन है वो अकमुलेट हो रहा होता है। अभी ये नॉर्मली यूरन अकमुलेट होता है, ये बुक कहती है वेरी कर रहा होता है, ये 250 से लेके 450 नॉर्मली यूरन कंटेन करता है ब्लैडर। और जब यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है मेनली तो ये मोर देन 2 लीटर तक ये कंटेन कर सकता है। और बुक ये भी कहती हैं कि जब 150 ml ब्लैडर के अंदर यूरन आ जाता है तो वो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर रहा होता है। जैसे ही मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है तो आप कुछ टाइम के लिए यूरन को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वाइडिंग करना ज़रूरी हो जाता है, यूरिनेशन करना ज़रूरी हो जाता है। अगर यूरिनेशन नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो रिफ्लेक्स है वो पेन काज कर रही होती है। ओके, the lower part of the bladder neck is also called the posterior urethra because of its relation to the urethra, and smooth muscle जो ब्लेडर के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है डिट्रेसर मसल्स। ये मेनली एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी होता है कि मसल्स ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लेडर इज आल्सो नोन एज डिट्रेसर मसल्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके अंदर जो मसल्स पड़े होते हैं उनको डिट्रेसर मसल कहा जाता है। वेल, ये एक नॉर्मल ओवरफिल्ड ब्लैडर दिखाया गया है। ये जो नॉर्मल ब्लैडर है इसके ये देखिएगा नीचे लोअर साइड पे जो नेक है उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है, लेकिन ये इसका ये नॉर्मल साइज है। लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज है ये इंक्रीज हो जाता है। जैसे इंक्रीज होएगा तो ये बेसिकली जो नेक है या जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसको ये कंप्रेस कर रहा होता है। जैसे ही कंप्रेस करेगा तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो ट्रिगर होएगी,
लेकिन उसके रिजल्ट में जो वाइडिंग हो रही होती है थ्रू यूरिथ्रा, वो वाइडिंग नहीं होगी क्योंकि जो नेक है वो प्रेस हो चुकी होती है। वहाँ पे अगर ब्लेडर के देखिएगा तो यहाँ पे दो ओपनिंग है। सॉरी, ये जो ओपनिंग है ना, ये बेसिकली यूरेटर की ओपनिंग है। यूरेटर के अंदर पल्सेशन होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है, और वो पल्सेशन की वजह से ये जो यूरेटर है वो अपना सारा यूरन ब्लेडर के अंदर ट्रेन कर रहा होता है। अब जब होगा क्या कि जब ये इसकी ओवरफिल्ड हो जाएगा तो ये जो ओपनिंग है, दीज आर गार्डेड बाय फील्ड सफिंटर्स। अब ये जो सफिंटर्स हैं ये कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ऊपर से यूरन आता है तो ये प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब ब्लेडर ओवरफिल हो जाता है, ये ओवरफिल्ड हो जाता है, तो ब्लेडर ओवरफिल्ड होने की वजह से ये जो सफिंटर हैं ये कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। कंप्रोमाइज होंगे तो ये बैक फ्लो को मैक्सिमाइज करते हैं। बैक फ्लो हो जाएगी तो वो हाइड्रोयूरेटर काज करेगा। हाइड्रोयूरेटर होने के बाद एट द एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस लीड कर रही होती है पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर को। ओके। तो मैक्चुरेशन बेसिकली क्या है कि मैक्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेशेंट या ह्यूमन बीइंग है वो वाइड कर रहा होता है। ये वाइडिंग एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है जिसको पोस्ट मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। लेकिन मैक्चुरेशन के बाद एक स्मॉल पीरियड के लिए या स्मॉल पॉज के लिए बॉडी शिवर करती है, उसको कहा जाता है मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या है। बेसिकली मैक्चुरेशन ये है द process tubular fluid is dumped by the collecting system into the renal pelvis where it enters the ureter। और renal pelvis क्या होते हैं, बेसिकली collects urine from the collecting ducts। अब collecting ducts से इन्होंने कलेक्ट करना होता है रीनल पेल्वस में, और ये मेजर और माइनर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेजर और माइनर जो कैलिसेस हैं या पेल्वस हैं, मेजर और माइनर कैलिसेस मिलके पेल्वस बना रहे होते हैं। पेल्विक जो है ये एट द एंड यूरेटर में जो यूरन होता है उसको ड्रेन कर रहा होता है। जैसे यूरेटर के अंदर ये यूरन ड्रेन होएगा तो यूरेटर के अंदर पेरिस्टाल्टिक कंट्रक्शन होती है, एक वेव लाइक मूवमेंट हो रही होती है। अब ये जो वेव लाइक मूवमेंट है ये उस यूरेटर के अंदर जो यूरन होता है उसको प्रोपेल करके ब्लेडर की तरफ लेके आ रही होती है। अब ब्लेडर क्या है, बेसिकली एक मस्कुलर बैग होता है दैट होल्ड यूरन एंड फोर्सेस इट बाय द कंट्रैक्शंस, और ब्लेडर उस जो यूरन है उसको होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद जब मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है तो उसको थ्रू यूरिथ्रा वाइड आउट करवा देता है। ये यूरिथ्रा क्या है, ब्लेडर टू द आउटसाइड, ये एक्सटीरियर टू द ब्लेडर इज नोन एज यूरिथ्रा। अब ये जो रिफ्लेक्स कंट्रोल हो रही होती है, बेसिकली रिफ्लेक्स कंट्रोल होने में मेनली जो स्टिमुलस होता है, डिस्टेंशन ऑफ ब्लेडर स्टिमुलेट्स स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लेडर वॉल। अब जो ब्लेडर वॉल है उसके अंदर बेसिकली डिट्रेसर मसल पड़े होते हैं। अब ये जो डिट्रेसर मसल्स होते हैं दीज आर कनेक्टेड विद द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे जो नर्व लेके जा रही होती है पेल्विक नर्व होती है, उसको एफरेंट नर्व कहा जाता है, फाइबर्स इन द पेल्विक नर्व। और सेंटर में बेसिकली जो सीगमेंट होता है, सैक्रल सीगमेंट होता है, वो S1 और S4 के मिड में लाई कर रहा होता है। डिफरेंट जो होती है ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती हैं टू द ब्लेडर, और रिस्पांस ये आ रहा होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लेडर वॉल। ये बेसिकली जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। मैक्चुरेशन जब रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा होता है, उसके बाद इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, देन प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग अकर हो रहा होता है। इन द अडल्ट basically the volume of urine is that initiate a reflex contraction is about 250 to 450 ml। और ये एक डिफरेंट बुक वेरी कर रहा होता है फ्रॉम डिफरेंट बुक टू डिफरेंट बुक। तो मेनली बुक ये भी कहती है कि जब 150 ml ब्लेडर के अंदर यूरन अकमुलेट हो जाता है तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके अंदर प्रोस्टेट इलाज हो चुका होता है या BPH हो चुका होता है तो उनके अंदर बुक सेज के ओनली 30 ml 30 टू 50 ml अगर यूरन अकमुलेट होता है तो वो भी मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर रहा होता है। बेसिकली इसलिए ट्रिगर हो रही होती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना ये कंप्रेस कर रहा होता है ब्लेडर को, और ब्लेडर का जो साइज है वो डिक्रीज हो चुका होता है, इसलिए उसके अंदर जैसे ही 30 से 50 ml यूरन आ रहा होता है तो वो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देता है और पेशेंट्स को अवॉइड करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि हायर सेंटर कंट्रोल होता है, हायर कंट्रोल होता है फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी एरिया इन द पोन्स एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ से जो डिफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन सप्रेस द रिफ्लेक्स, लर्न रिफ्लेक्स होती है अनटिल
a decision is made to relax the external sphincter using voluntary nerve। तो उसके बाद आप कुछ देर के लिए यूरिन आया भी है तो उसको वाइड कर सकते हैं, वाइड और कुछ देर के लिए उसको ब्लेडर के अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। बेसिकली ये जब आप होल्ड कर रहे होते हैं तो दैट इज कम्स अंडर अ लर्न रिफ्लेक्स। वाइडिंग begins with the relaxation of external sphincter, then the internal sphincter। जब मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, ओके, जब मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो रही होती है, ट्रिगर होने के बाद ये मैसेज कन्वे होता है ब्लेडर तक। तो ब्लेडर तक जैसे ही ये मैसेज कन्वे होता है तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा होता है। जैसे ही एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स होएगा, उसके बाद इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होएगा तो वाइडनिंग का प्रोसेस अकर होना शुरू हो जाता है। और वाइडिंग करने के बाद अगर पूरी बॉडी फ्यू सेकंड्स के लिए शिवर करती है जिसकी काज अननोन है, तो उस शिवर करने के प्रोसेस को पोस्ट मैक्चुरेशन कन्वल्शन सिंड्रोम कहा जाता है। तो अगेन जो पोस्ट मैक्चुरेशन कन्वल्शन सिंड्रोम है, इसकी जो एटियोलॉजी है, ये इसकी जो काज है वो अननोन है, लेकिन वाइडिंग करने के बाद जो बॉडी है वो फ्यू सेकंड्स के लिए शिवर करती है। ये जो बॉडी का शिवर करना है ये पोस्ट मैक्चुरेशन कन्वल्शन सिंड्रोम के अंडर आ रहा होता है। ओके, दैट वाज अबाउट मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स और ब्लेडर के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो यूरिनरी रिटेंशन है वो क्या चीज़ है। तो यूरिनरी रिटेंशन जो नॉर्मली एक बंदा जब वाइड नहीं कर सकता वोलेंटरली तो उसको कहा जाता है यूरिनरी रिटेंशन। द पेनफुल इनएबिलिटी टू वोलेंटरली वाइड यूरिन, कि नॉर्मली पेशेंट जो वाइड कर रहा होता है, ये यूरिनेशन कर रहा होता है, दैट डज नॉट कम्स अंडर द यूरिनरी रिटेंशन। लेकिन जब यही प्रोसेस अपोजिट हो जाता है, जब बंदे ने वाइड करना होता है तो उसको पेनफुल स्टिमुलस आता है या पेन होता है वाइल वाइडिंग, और वो प्रॉपरली वाइड नहीं कर सकता तो उसको कहा जाता है यूरिनरी रिटेंशन। तो एक होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक और चीज़ है, यूरिनरी रिटेंशन एक और चीज़ है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है, उसकी वजह से जब पेशेंट यूरिनेट करता है तो उसको पेनफुल स्टिमुलस आ रहा होता है, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। लेकिन जब यूरिनरी रिटेंशन की हम बात करेंगे तो यूरिनरी रिटेंशन के अंदर पेशेंट्स नॉर्मली जो वाइड कर रहा होता है या मैक्चुरेशन उसकी रिफ्लेक्स है वो तो ट्रिगर हो रही होती है, लेकिन पैसेज ऑफ यूरिन वो नहीं हो रहा होता। जब पैसेज ऑफ यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, पैसेज ऑफ यूरिन ट्रिगर नहीं हो रहा होता, तो उस टाइम हम कह देते हैं कि पेनफुल इनएबिलिटी टू वॉलंटरली वॉइड द यूरिन इज नोन एज यूरिनरी रिटेंशन। वेल, so urinary retention is the accumulation of urine in the bladder with associated inability of the bladder to empty itself. Exactly. तो इसमें ये हो रहा होता है कि जब ब्लेडर के अंदर यूरन अकमुलेट हो रहा होता है, अब यूरन अकमुलेट होने के रिजल्ट में जो ब्लेडर है वो डिस्टेंड हो रहा होता है, लेकिन मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो रही होती है, लेकिन आप ये जो पेशेंट्स है वो वाइड नहीं कर सकता, तो उसको यूरिनरी रिटेंशन बोला जाता है। Because the urine production continues, retention distance the bladder। डेफिनेटली क्या होगा कि जब यूरिटर से ब्लेडर के अंदर यूरिन आता रहता है, लेकिन जो ब्लेडर है वो डिस्टेंड होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो ट्रिगर हो रही थी, लेकिन जो पेशेंट्स है वो वाइड नहीं कर सकता। जब वाइड नहीं करेगा तो उसका जो ब्लेडर है वो डिस्टेंड होता जाएगा। तो उसके बाद अडल्ट यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मली जो होल्ड कर रहा होता है ये 250 से लेके 450 ml ऑफ द यूरिन व्हेन द मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर। ये बेटा वेरी कर रहा होता है। 150 भी मेंशन किया गया है बुक के अंदर, और 3 से लेकर 30 ओनली 30 ml से 50 ml उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज हो चुका होता है या बीपीएच हो चुका होता है, तो उनमें 30 से लेके 50 ml पे जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर हो रही होती है। और जो नॉर्मली ब्लेडर है उसमें 250 भी है, 250 टू 450 है, और 150 मिनिमम है, 150 से लेकर 250 तक ये नॉर्मली ब्लेडर कंटेन कर रहा होता है। लेकिन जब यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, व्हेन द यूरिनरी रिटेंशन, सम अडल्ट ब्लेडर्स में डिस्टेंड एंड होल्ड 2000 ml 2 लीटर तक जो यूरिन है ये ब्लेडर जो नॉर्मली होल्ड कर सकता है। वेल, तो इसके अलावा अगर हम इसकी काजेज़ के बारे में बात करें तो डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं यूरिनरी रिटेंशन की। मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकती है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो गई है, ये ब्लेडर के अंदर भी हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा यूरिथ्रा के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सेम विद द इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन हो गया था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है।
या फार्माकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोई पेशेंट ने कोई ऐसी मेडिकेशंस ले ली हैं, सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो कि मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को भी ट्रिगर नहीं होने देती या डिट्रेसर मसल को पैरालाइज कर देती हैं। इसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकती है जिसमें जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर नहीं हो रही होती, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम आ रहा होता है, फोन्स का प्रॉब्लम आ रहा होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम आ रहा होता है। ये क्या कर रही होती हैं बेसिकली, ये मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर ही नहीं होने देती। जब ट्रिगर नहीं होने देंगी तो ब्लेडर डिस्टेंड होता जाता है। और सर्टेन ऐसी कंडीशन फार्माकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। अब ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है बेसिकली ये, अब जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो रही होती है उसका जो नॉर्मल पाथवे है उसको इनहिबिट कर रही होती है। तो वो पेशेंट्स जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है उनको कैथीटराइज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उनकी मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स तो ट्रिगर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, फोन से, लेकिन जो उसका पैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है, वहाँ पे जो नर्व हैं वो ब्लॉक हो चुकी होती हैं। अगर नर्व ब्लॉक होंगी तो डेफिनेटली वो मैसेज आगे ब्लेडर तक या जो नर्व्स पड़ी होती हैं उन तक नहीं पहुंच रहा होता। ओके ओके, पोस्ट न्यूरोलॉजिकल विल डिस्कस कि ये क्या हो सकता है, कि न्यूरोलॉजिकल काजेस क्या हो सकती हैं, ये वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अदर काजेस हो सकती हैं, लाइक कोई सर्जरी के बाद प्रॉब्लम हो सकता है या कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। वेल, पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसमें हमने ये कहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव काज हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही होती है। तो मेनली हमने ये कहा था कि जो मेल्स हैं उनके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव काज होती है वो बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसलिए वो पेशेंट्स जिनका बीपीएच हो जाता है, जिनको हो जाता है, तो उनके अंदर एक सर्जरी कॉमन होती है, दैट इज टीयूआरपी। टीयूआरपी क्या होता है बेसिकली कि वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसने नेक को कंप्रेस किया होता है वो उस एरिया को वहाँ से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ट्रांस यूरिथ्रल यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके ओके, यूरिनरी बैग का बेटा ये बता रहा था मैं कि सर्टेन स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर पेशेंट्स को दिया जाता है तो उन पेशेंट्स को कैथीटराइज कर दिया जाता है। कैथीटराइज इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्स ट्रिगर हो रही होती है, ये जो पाथवे है वो ब्लॉक हो चुका होता है। ब्लॉक होने के रिजल्ट में उसका ब्लैडर फुल हो जाता है और पेशेंट इरिटेट हो रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसका जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। तो इसलिए उस पेशेंट्स को कैथीटराइज कर दिया जाता है। ओके, तो पहली चीज़ हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस के अंदर के प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो इसके लिए जो मेनली सर्जरी की जाती है उसको टीयूआरपी कहा जाता है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्ट्रिक्चर्स हो सकती हैं। अब ये जो स्ट्रिक्चर्स हैं ये हो सकता है यूरिथ्रा के अंदर हो सकते हैं। यूरिथ्रा के अंदर होंगे तो ब्लेडर तो फिल हो रहा है लेकिन वाइडिंग होनी है, जो यूरन है उसने टुवर्ड्स एक्सटीरियर जाना है या आउटसाइड द ब्लेडर जाना है, तो यूरिथ्रा के अंदर कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ब्लेडर कैलकुलाई हो सकते हैं डेफिनेटली। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेल्स हैं उनके जो ब्लेडर हैं उनके अंदर कैलकुलाई बनना शुरू हो जाती हैं, स्टोन बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये स्टोन जब ब्लेडर की नेक के सामने आती हैं तो ये वाइडिंग के प्रोसेस को इनहिबिट कर देती हैं, जो नॉर्मल ओपनिंग है उसको क्लोज कर देती हैं। अगर मीटर, इसके बाद हम बात करेंगे मीटर स्टीनोसिस की, तो जो मीटस है अगर वो उसकी स्टीनोसिस होगी या नैरोइंग होगी तो डेफिनेटली वो भी वाइडिंग में डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रही होती है। इसके अलावा आर्गन प्रोलैप्स हो सकती हैं, लाइक सिस्टोसील हो सकता है, रेक्टोसील हो सकता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकती हैं, पेल्विक मासेस हो सकती हैं, गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, यूट्राइन फिब्राइड्स हो सकती हैं, ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती हैं। तो ये सारी जो काजेज हैं मेनली ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा रही होती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है। वेल, इसके बाद दूसरी जो कंडीशन हमने डिस्कस की है दैट वाज अब इन्फेक्शियस एंड इन्फ्लेमेटरी काजेज हो सकती हैं। अब इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस, डेफिनेटली इन्फेक्शियस का मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा या इन्फ्लेमेशन होएगी तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे होते हैं। लाइक इसमें प्रोस्टाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन था हो सकता है यूटीआई उस पेशेंट्स को हुआ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो वो मूव कर गया ब्लेडर की तरफ, प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ मूव कर गया है। और मीटस्टिनोसिस बेटा जो मीटस है वो नैरो हो जाना, जो ओपनिंग और यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसको मीटस कहा जाता है। और मीटस्टिनोसिस का मतलब है या मीटल स्टिनोसिस का मतलब है कि यूरिथ्रल की जो ओपनिंग है वो नैरो हो चुकी है।
ओके। तो इसलिए ये जो मीटर स्टीनोसिस होती है, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एक बुझी होती है जो उसको रिपीटेडली इंसर्ट किया जाता है, आउट और टू एंड फॉरवर्ड मूव किया जाता है। ये पेशेंट्स ऐसे जिनको TURP किया जाता है उनमें भी ये प्रोसेस बुझी वाला किया जाता है, ताकि वो उसकी जो मीटस है वो स्टीनोसिस ना हो और जो नॉर्मल पैसेज है उसको मेंटेन किया जा सके। ओके, वी विल हम बात कर रहे थे प्रोस्टाइटिस की। तो उसमें ये था कि अगर कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के रिजल्ट में वो इन्फेक्शन मूव करता हुआ ब्लेडर की तरफ चला गया है, तो ब्लेडर की नेक के बाहर प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर इन्फ्लेमेशन उसने काज करवा दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन अगेन होगी, तो ये ब्लेडर की जो नेक है उसको कंप्रेस कर देता है। जैसे ही ब्लेडर की नेक कंप्रेस होएगी, तो अल्टीमेटली जो पैसेज ऑफ यूरन वाइडिंग है तो वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रोस्टेटिक अब्सेस हो सकते हैं, उस प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है उसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे अब्सेस बनना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ब्लैंटाइटिस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ फोर स्किन और हेड ऑफ द पीनस। सिस्टाइटिस एग्जैक्टली हो सकता है, ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एक्यूट वेलवोजिनाइटिस हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरसेस हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सारी क्या है, ये बेसिकली इन्फेक्शियस और इन्फ्लेमेटरी काजेज हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो मेनली स्प्रेड होने के बाद ब्लेडर तक पहुंचता है, ब्लेडर से यूरिटर तक पहुंचता है और एंड पे जाके किडनी को भी ये डैमेज कर रहा होता है। तो इसलिए जो इन्फ्लेमेटरी काजेज हो रही होती हैं उनमें मेनली एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड। वेल, तीसरी कंडीशन जो हमने डिस्कस की है वो वाज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल काज। इसके फार्माकोलॉजिकल काज क्या हो सकती हैं? तो ऐसी ड्रग्स जो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जिनमें एमिट्रिप्टामाइन है। अब बेसिकली ये एक तो CNS को डिप्रेस कर रही होती हैं, दूसरी जो कंट्रोल सेंटर बड़े होते हैं उनको भी डिप्रेस कर रही होती हैं। तो अब इन्होंने क्या करना होता है, या चाहे ओपियाइड्स ले लें, चाहे ये एमिट्रिप्टामाइन ले लें, लाइक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन्होंने CNS को डिप्रेस करना शुरू कर देती हैं। तो जो नॉर्मली मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स होती है ना, वो ट्रिगर तो ज़रूर होएगी, लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मली ब्लेडर तक या डिट्रेसर मसल तक नहीं पहुंच सकती, तो उसके रिजल्ट में ब्लेडर डिस्टेंड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ओरल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं कंटेनिंग एफिड्रीन। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो एफिड्रीन है ये कफ सिरप के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, तो वो कफ सिरप जो कि एफिड्रीन कंटेन कर रही होती हैं उनको भी बड़ी प्रिकॉशनली यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये यूरिनरी टेंशन काज कर रही होती हैं। इसके अलावा एंटी पार्किंसंस एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक लिवोडोपा है, ये भी काज कर रही होती हैं। एंटीसाइकोटिक्स क्लोरप्रोमाजीन है, ये मसल रिलैक्सेंट बैक्लोफेन होती हैं। तो ये जब मसल डेफिनेटली अगर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं मसल्स के ऊपर भी, अल्फा होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, इस तरह बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे ड्रग्स में आके एक्ट करना होता है। तो वो मेडिसन या वो मसल रिलैक्सेंट जो कि डिट्रेसर मसल के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, तो उनको रिलैक्स कर देते हैं। जब रिलैक्स करेंगे तो पीछे से जो ट्रिगर मैकेनिज्म है वो तो पहुंचेगा, लेकिन उसकी जो वेव्स हैं वो इतनी स्ट्रांगली मसल को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से जो वाइडिंग का नॉर्मल मैकेनिज्म है वो वाइडिंग नॉर्मली नहीं होगी। अगर वाइडिंग नॉर्मली नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ब्लेडर के अंदर यूरिन अकमुलेट होएगा और ब्लेडर को डिस्टेंड करेगा। डिस्टेंड करेगा तो उसको हमने कहा था कि यूरिनरी रिटेंशन होती है। इसके अलावा जो चौथी काज हमने डिस्कस की थी वो वाज अबाउट न्यूरोलॉजिकल काज, कि कोई न्यूरोलॉजिकल काज होती है। तो ये कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि न्यूरोलॉजिकल काज, आई थिंक उन्होंने पूछा था कि न्यूरोलॉजिकल क्या होती है एग्जैक्टली। तो बेटा ये न्यूरोलॉजिकल डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक ऑटोनोमिक या पेरिफेरल नर्व का कोई प्रॉब्लम आ गया है, वो नर्व जिन्होंने मैसेज को कन्वे करना था ब्लेडर से लेके, सॉरी ब्रेन से लेके तो स्पाइनल कार्ड से ब्लेडर तक उठा देना था। ओके, तो अब ये होगा कि जो मैसेज कन्वे होना था फ्रॉम द ब्रेन या पोन्स या सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से ये जाना था आगे डिट्रेसर मसल तक। तो ये वो जो मैसेज है वो कन्वे ही नहीं होएगा। हो सकता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पोन्स के अंदर आ गया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आ गया है, स्पाइनल कार्ड के अंदर आ गया है, तो वो जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो नॉर्मली ट्रिगर नहीं होगी। ओके, मेडिसिन वो मेडिसिन जो कि मसल को रिलैक्स करती हैं, जिसमें बैक्लोफेन है मेनली, और ये इसके अलावा वो मेडिकेशन जो ओपियाइड इन नेचर हैं, जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, वो भी समटाइम्स यूरिनरी रिटेंशन काज कर रही होती हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं, तो इनमें मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि ये
न्यूरोपैथी काज कर रही होती है। जो डायबिटीज़ होती है ये न्यूरोपैथी काज कर रही होती है। तो न्यूरोपैथी की वजह से मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं होता, ये गुलियर बेरी सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा रेडिकल पेल्विक सर्जरी हो रही होती है। अगर सर्जरी हो गई है तो उसमें जो नॉर्मल रिफ्लेक्स थी या जो नॉर्मल वो नर्व जिसने मैसेज को कन्वे करना था, ओके, बैक्लोपिन बेटा, बैक्लोपिन, ओके, वो वो रेडिकल पेल्विक सर्जरी की बात कर रहे थे। तो नॉर्मली वो वेव या वो जो नर्व होती है जिसने मूव करना होता है, जिसने मैसेज को कन्वे करना था, वो नर्व कट डाउन हो गई है रेडिकल पेल्विक सर्जरी के दौरान। तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर कोई मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक एपिलेप्सी हो सकती है। इसके अलावा सीयर्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, टोनिक सीयर्स हो सकती हैं। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर्स हो सकती हैं, पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो सकती है, कोई हीमाटोमा हो सकता है, एब्सेस हो सकती हैं, ट्यूमर्स हो सकती हैं। ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि ये कम्स अंडर न्यूरोलॉजिकल काज। तो न्यूरोलॉजिकल काज की वजह से जो रिफ्लेक्स है वो तो ट्रिगर हो रही होती है, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती है कि उनमें ट्रिगर ही नहीं होती। लाइक अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, फोन्स का प्रॉब्लम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम है जहाँ से रिफ्लेक्स ने ट्रिगर होना है। ये सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो अगेन वहाँ से S1 और S4 के दरमियान से ये पास आउट होकर मैसेज में डिट्रेसर मसल तक पहुँचना होता है। तो वो नॉर्मली जो मैसेज है वो कन्वे नहीं होएगा। वेल, ये चार चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। पांचवी जो चीज़ है वो अदर काज के अंदर आती है, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड रिटेंशन हो सकती है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि वो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं और 7-8 मंथ के अंदर उनको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा पोस्टपार्टम रिटेंशन इज कॉमनली ड्यू टू और स्वेलिंग अराउंड द यूरिनरी मीटस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीनियल ट्रॉमा एसोसिएटेड विद वजाइनल डिलीवरी। अगर एसवीडी हो रही होती है उस पेशेंट्स को, तो उसकी नॉर्मली वहाँ पे ट्रोमा होने के चांसेस होते हैं। जो यूरिनरी मीटस है वो उसकी स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। तो जब स्वेलिंग होएगी तो ये कम ज्यादा अदर काज के पोस्टमार्टम रिटेंशन हो सकती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड रिटेंशन हो सकती है। उसके बाद अगर उसकी एसवीडी हो गई है तो एसवीडी होने के रिजल्ट में जो पेनियल ट्रोमा हो गया है तो उसमें जो यूरिनरी मीटस था उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग होने के रिजल्ट में वो नॉर्मली जो पैसेज ऑफ यूरिन था वो नहीं कर रहा होता, वो वाइड आउट नहीं हो रहा था। इडियोपैथिक डिट्रेसर फेलियर हो सकती हैं, ये वो जो डिट्रेसर मसल्स हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पड़े हैं, तो उनके अंदर इडियोपैथिक कोई अननोन काज हो सकती है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, नर्व को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। जब रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो अगेन ये यूरिनरी रिटेंशन काज करवा रही होती हैं। तो मेनली ये 4 से 5 काजेस थी जो यूरिनरी रिटेंशन काज करवा रही होती हैं। अब अगर हम साइन और सिम्टम्स देखते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन के साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। पहली जो चीज़ है उसमें सडन इबिलिटी टू पास यूरिन। डेफिनेटली वो पेशेंट्स अगर यूरिनरी रिटेंशन के साथ आएगा तो वो उसमें अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो नॉर्मली वाइड नहीं कर सकता, वाइड नहीं करेगा तो देन आप लोगों के पास आएगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन सुप्राप्यूबिक पेन होएगा विच टिपिकली काजेज स्पैज्म। डेफिनेटली अगर उसका सुप्राप्यूबिक एरिया को देखा जाए तो वो एक तो डिस्टेंडेड होगा और दूसरा उस एरिया के अंदर पेन हो रही होगी। पेन इज एक्यूटली डिस्ट्रेस, और वो जो पेन होएगा ना वो उसको डिस्ट्रेस कर रहा होगा, डिस्ट्रेस कर रहा होगा, एंजाइटी के लेवल को बढ़ा रहा होगा, इरिटेट कर रहा होगा। इसके अलावा ऑफन लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ ब्लैडर आउटफ्लो सिम्टम्स, तो वो रिपीटेडली आपको बता रहा होगा कि मुझे जब मैं वाइड करता था, ये यूरिनेशन करता था तो मुझे स्मॉल स्मॉल वाइडेशन होती थी, थोड़ी देर के लिए थोड़ा यूरिन आता था फिर रुक जाता था, यूरिन आता था फिर रुक जाता था। तो ये इस तरह अर्जेंसी की हिस्ट्री देगा। ब्लेडर इज विजिबल, टेंडर एंड पाल्पेबल। अगर यूरिनरी रिटेंशन के साथ आएगा तो उसका जो ब्लेडर है डेफिनेटली अगर देखेंगे तो वो डिस्टेंड होएगा, विजिबल होएगा, पाल्पेबल होएगा, पाल्पेट कर सकते हैं। पेशेंट एज टिपिकली मेल, वो पेशेंट्स जो कि बीपीएच के साथ आ रहा होता है उनमें ये प्रॉब्लम मेनली शो हो रही होती हैं। ये अगर देखी जाए कॉम्प्लिकेशन कोरोनरी यूरिनरी रिटेंशन की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, तो ये हमने डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोयूरेटर्स के बारे में भी। तो ये जो एक आपको डायग्राम शो हो रही है इसमें देखिएगा कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। अब अगर नॉर्मल अगर यूरिन की बात करें तो किडनी से बनता है यूरिन, मेजर माइनर कैलिसेस में जाता है, देन हाइलम के एरिया से यूरेटर निकल रहे होते हैं। अब यूरेटर के अंदर ये आ रहा होता है, जैसे यूरेटर के अंदर ये आता है तो पेल्वो यूरेटर जंक्शन पड़े होते हैं, वहाँ पे सफिंटर पड़े होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये सफिंटर्स
ओपन होते हैं। जो यूरन है वो यूरेटर के अंदर आता है। यूरेटर के अंदर आने के बाद यूरेटर के अंदर पल्सेशन हो रही होती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद ये पहुंचता है यूरिट्रोवेसिकल जंक्शन तक। ये वो जंक्शन होते हैं जहाँ पे ये यूरेटर है ब्लेडर के अंदर इंटर हो रहा होता है, वहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसको यूरिट्रोवेसिकुलर जंक्शन कहा जाता है। अब ये भी क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ से पल्सेशन होगी यूरेटर के अंदर, तो पल्सेशन के रिजल्ट में ये जो यूरन था ब्लेडर के अंदर अकमुलेट हो जाता है और उसके रिजल्ट में ये जो जंक्शन हैं, ये जो वॉल्स हैं, ये क्लोज हो जाती हैं। लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब ब्लेडर नेक की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बीपीएच हो गया है, कोई स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, प्लेंटाइटिस हो गया है, नीटल स्टीनोसिस हो गई है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो ब्लेडर के अंदर यूरन आ रहा था ये अकमुलेट होएगा, पेशेंट नॉर्मली वाइड नहीं कर सकेगा, उसको यूरिनरी रिटेंशन बोला जाता है। तो यूरिनरी रिटेंशन के रिजल्ट में जो ब्लेडर है ये डिस्टेंड होता जाएगा। जैसे ही ब्लेडर डिस्टेंड होएगा तो ये जो यूरिट्रोवेसिकुलर जंक्शंस थे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये जो सफिंटर्स थे ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये सफिंटर डिस्ट्रॉय होंगे तो ये जो अकमुलेटेड यूरन है ये इसकी बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही बैक फ्लो होएगी तो ये यूरिटर के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। यूरिटर के अंदर अकमुलेट होंगे तो ये यूरिटर का डायमीटर है ये इंक्रीज हो जाएगा, यूरिटर डायलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे यूरिटर डायलेट होंगे तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइड्रो यूरिटर्स। और ये हाइड्रो यूरिटर्स क्या करेंगे, ये जो पेल्वो यूरिटेरिक जंक्शन था या यहाँ पे प्रॉब्लम था पेल्वो यूरिटेरिक जंक्शन था, तो ये जंक्शन खराब होना शुरू हो जाएगा हाइड्रो यूरिटर की वजह से। जैसे ये जंक्शन खराब होएगा तो जो वाटर है, ये यूरन है, किडनी के अंदर अकमुलेट होएगा। अब जैसे किडनी के अंदर अकमुलेट होएगा तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। होप यू हैव गॉट दैट माय पॉइंट। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है और इसके साथ रीनल इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाएगी। रीनल इम्पेयरमेंट मीन के पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से शुरू हुआ था तो ये हाइड्रोयूरेटर और हेड पे जाके मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी के अंदर पस बनना शुरू हो जाती है, किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो पस या स्टोन बन रहे होते हैं डेफिनेटली ये इन्फेक्शन की ही वजह से हो रहे होते हैं। हाँ ओके वेल, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड्स। इसमें मैनेजमेंट आती है। मेनली जो मैनेजमेंट की जाती है उसमें बिहेवियरल मैनेजमेंट आ रही होती है। बिहेवियरल मैनेजमेंट में हमने मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर करना होता है। अब ये कैसे ट्रिगर हो सकती है, उस पेशेंट्स को आपने प्राइवेसी देनी है। पेशेंट्स को प्राइवेसी देंगे, इसके अलावा उसको नॉर्मल पोजीशन के बारे में बताएंगे, सफिशेंट उसको टाइम देंगे कि वो वाइड करे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि एक रनिंग वाटर के साथ उसका लिंक कर दिया जाता है। तो उसको कहा जाता है कि जब आपने वाइड करना है ना तो जो टैब है उसको ओपन कर देना है। वो टैब की आवाज़ के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन करता है और वो वाइड कर रहा होता है। लेकिन ये जो रनिंग वाटर टैब है ये थीरीज हैं कि इसका इफेक्ट पड़ता है कि जब पेशेंट्स वाइड कर रहा होता है उसको यूरिनरी रिटेंशन होती है। मोस्टली वो पेशेंट्स जिनकी TURP हो चुका होता है या पोस्ट सर्जरी जिनके अंदर रिटेंशन हो रही होती है उनके अंदर ये रनिंग टैब का कंसेप्ट कॉमनली लिया जा रहा होता है। लेकिन ये थीरीज हैं, ये बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपी है। तो उसको ये कहा जाता है कि आपने जब वाइड करना है या यूरन करना है तो साथ में टैब को ओपन कर देना है। टैब ओपन करेगा तो उसकी एक वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है, स्पेसिफिक आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। वो आवाज़ वो अपने ब्रेन के साथ उसका कम्युनिकेशन करवाता है। तो वहाँ से जो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर हो रही होती है। ट्रिगर होने के रिजल्ट में वो पेशेंट्स नॉर्मली वाइड कर सकता है। इसके अलावा एक और थ्योरीज भी है, वो ये कहती है कि जब पेशेंट्स के अंदर यूरिनरी रिटेंशन हो रही होती है तो उसको कहा जाए कि जब वो शावर ले रहा होता है तो वाइल टेकिंग शावर उसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसके रिजल्ट में भी कुछ मसल रिलैक्सेशन हो रही होती है। लेकिन ये थ्योरी है, इसकी एग्जैक्ट कॉज अननोन है कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। कि वो कहती हैं कि थ्योरी में ये होता है कि मसल रिलैक्सेशन और मसल कंट्रैक्शन हो रही होती है। मसल रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वजह से वो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है। ब्लेडर के जो डिट्रेसर मसल हैं वो रिलैक्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में वो वाइडिंग हो रही होती है। और डेफिनेटली हॉट वाटर मसाज का भी कहा जाता है, ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन रनिंग टैप वाटर्स और ये टेक शावर जब ले रहे होते हैं उस टाइम वाइडिंग करना डेफिनेटली ये इफेक्टिव थेरेपीज हैं जो कि बिहेवियर थेरेपीज हैं। डेफिनेटली यस, ब्लेडर के ऊपर भी मसाजा जा रहा होता है एग्जैक्टली।
अगर हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जो मैनेजमेंट होती है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होती है, काज टू काज वेरी कर रही होती है। अब ये मेनली कैथीटराइजेशन कॉमनली ली जाती है, जिसमें एक नेल्टन कैथीटर्स होते हैं। नेल्टन कैथीटर्स में ये होता है कि एक ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट करते हैं ब्लेडर के अंदर इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद उसको जैसे ही जो यूरिन अकमुलेट हो रहा था वो निकल जाता है, इसको निकाल दिया जाता है। नेल्टन ट्यूब भी कहा जाता है, नेल्टन कैथीटर भी कहा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है फोलीज कैथीटर्स होती हैं। अब ये फोलीज कैथीटर डिफरेंट साइज के भी आ रहे होते हैं, और इनका जो मटेरियल है वो भी मैटर कर रहा होता है। लाइक सिलिकॉन कैथीटर्स हो सकते हैं, नॉर्मल कैथीटर्स हो सकते हैं। तो ये जो कैथीटर्स होते हैं इनका भी ड्यूरेशन वेरी कर रहा होता है कि अगर इंसर्ट किया है कोई विद इन वीक चेंज करवाना पड़ सकता है, कोई 15 डेज के बाद, कोई आफ्टर 1 मंथ। तो ये जो सिलिकॉन के कैथीटर्स होते हैं ये बुक्सेज के 1 मंथ से लेकर 2 मंथ और 3 मंथ तक इनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन मसला ये होता है कि ये इन्फेक्शन भी काज कर रहे होते हैं, और फास्ट पैसेज ऑफ यूरिन भी इनके साथ आ रहा होता है। तो इसकी तीसरी कंडीशन जो है ये सुप्राप्यूबिक कैथीटर है। सुप्राप्यूबिक कैथीटर्स में ये होता है कि जो ब्लेडर है उसको डायरेक्टली सुप्राप्यूबिक एरिया के ऊपर हिट किया जाता है, और वहाँ से एक कैथीटर पास करने के बाद उसको यूरिन अकमुलेट हो रहा होता है, उसको निकाल दिया जाता है। ये यूरिनरी रिटेंशन की मैनेजमेंट है। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट देखी जाए तो मेनली अगर ये सुप्राप्यूबिक कैथीटर भी अवेलेबल नहीं है, इंडवेलेंट कैथीटर भी पास आउट नहीं हो रहा, नेल्टन कैथीटर भी पास आउट नहीं हो रहा, लाइक मीटस स्टीनोसिस है, तो एक 14 गेज का कैनूला लेके 14 टू 16 गेज का कैनूला लेके वो भी ब्लेडर के ऊपर डायरेक्ट हिट कर दिया जाता है। तो उससे भी ये होता है कि जो ब्लेडर के अंदर यूरिन अकमुलेट हो रहा होता है उसको भी निकाल दिया जाता है। ये भी इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होता है। ओके वेल, इसके अलावा अगर हम इनकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में मेनली इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा इरिटेशन हो रही होती हैं, और इंजरी होने के चांसेस होते हैं, एब्सेस बनने के चांसेस होते हैं, फिस्टुला बनने के चांसेस हो रहे होते हैं, स्टिक्चर्स बनने के चांसेस होते हैं, और मेनली फास्ट पैसेज ऑफ यूरिन ये कॉमनली होता है कि वो पेशेंट्स जो कैथीटराइज जिसको किया जाता है, कैथीटर के साथ साथ फास्ट पैसेज ऑफ यूरिन हो रहा होता है। ब्लॉकेज काज कर सकते हैं मेनली। ओके ओके, इन्फेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इन्फेक्शन हो सकता है लाइक रिपीटेडली अगर किसी पेशेंट्स को कैथीटराइज किया गया है, उस कैथीटराइज होने के रिजल्ट में वहाँ से जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इरिटेशन हो सकती है, इरिटेशन, और उसके बाद जो स्किन है उसकी एरोजन होना शुरू हो जाती है। जब रिपीटेडली कैथीटर इंसर्ट रहेगा तो वो डिट्रेसर मसल को भी ख़राब करेगा, लेकिन जो यूरिथ्रल के मसल्स पड़े होते हैं वहाँ पे एरोजन काज करना शुरू हो सकता है। इसके अलावा उस एरिया के अंदर इंजरी हो सकती है, एब्सेस हो सकती हैं, फिस्टुला बनने के चांसेस हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स और फास्ट पैसेज ऑफ यूरिन डेफिनेटली होगी। इसके अलावा स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, उस एरिया का स्पैज़म होने के चांसेस होते हैं। और ये जो स्पैज़म है, ये जो फास्ट पैसेज ऑफ यूरिन है, इसमें ये हो रहा होता है कि जैसे ये कैथीटर पास हुआ है तो कैथीटर के साथ जो यूरिनरी मीटस है उसमें से जो यूरिन है वो ड्रेन आउट हो रहा होता है। ओके, तो इसके अलावा हीमाचोरी हो सकता है, जो ब्लड है वो यूरिन में आना शुरू हो सकता है, कोई भी ब्लडर की इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा काज हो सकता है। इसके अलावा रिड्यूस ब्लडर कैपेसिटी, डेफिनेटली इसलिए कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है कि जब ब्लडर के अंदर कैथीटर इंसर्ट किया जाता है तो उसके सामने एक बैलून होता है जो कि फिल्ड होता है, उसने वाटर कंटेन किया होता है। जब वो वाटर कंटेन होता है तो वो क्या कर रहा होता है बेसिकली कि जो पैसेज ऑफ वो जो नॉर्मली ब्लेडर ने यूरिन को कंटेन करना होता है उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा होता है। दैट वाज ऑल अबाउट यूरिनरी रिटेंशन। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कि हमने यूरिनरी रिटेंशन के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है। तो मेनली जो यूरिनरी रिटेंशन थी वो ये थी कि जब नॉर्मली वाइडिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, या नॉर्मली ह्यूमन या नॉर्मली जो पेशेंट्स है वो वाइड आउट नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है यूरिनरी रिटेंशन। तो इसकी मेनली हमने 4 से 5 काजेज डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने ये कहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव काज हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो सकती है? ओके, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो सकती है कि ब्लेडर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है।
इसके अलावा मीटस स्टीनोसिस हो सकती है। दूसरी हमने ये कहा था कि कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकती हैं। इसके अलावा हमने कहा कि कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकती हैं, कहीं कहीं पे इन्फ्लेमेशन अगर हो चुकी है तो इन्फ्लेमेशन भी काज करवा रही होती है। फार्माकोलॉजिकल के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो पेशेंट जो सर्टेन मेडिकेशन ले रहे होते हैं जो कि CNS डिप्रेसेंट्स होती हैं या मसल रिलैक्सेंट होती हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी ये कॉज कॉमन हो रही होती है। ओके, अरोनियन ये होती है कि जब कैथीटर रिपीटेडली यूरिनरी ट्रैक के अंदर रहता है ना, तो उसके साथ जो यूरिनरी ट्रैक के मसल्स हैं और वो उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसमें से पैसेज ऑफ यूरिन होता है, लेकिन जब कैथीटर रिपीटेडली इंसर्ट रहता है तो वो क्या कर रहा होता है, उस मसल की इंजरी काज कर रहा होता है, तो उसको कहा जाता है इरोजन हो रही है। मसल जो है वो इरोड हो रहे होते हैं, नेक्रोसिस हो रही होती है ड्यू टू इंजरी। अब वो इंजरी कौन कर रहा होता है, वो कैथीटर इंजरी काज कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, जिसमें हमने सिस्टाइटिस के बारे में डिस्कस किया है, प्लेंटाइटिस के बारे में डिस्कस किया है। डेफिनेटली ये पोथ के अंदर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर है, वहाँ पे ये यूरिनरी रिटेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जो इसकी काजेज़ हैं वो मेंशन नहीं की हुई। काजेज़ जो हैं ये रोशन विल्सन से कुछ ली गई हैं, तो वहाँ पे ये मेनली काज मेंशन की गई है कि ऑब्स्ट्रक्टिव काज हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल काज हो सकती है, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी काज हो सकती है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि फार्माकोलॉजिकल के वो सर्टेन मेडिकेशंस जो कि CNS डिप्रेसेंट्स होती हैं या मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो पेशेंट्स ले रहे होते हैं रिपीटेडली CNS डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो जो पोन्स होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, ये कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, ये जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो वो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं, वो नहीं होते। ओके, बेटा ये जो कैथीटर्स होते हैं ना, इनका मटेरियल वेरी कर रहा होता है। अब मटेरियल कैसे वेरी कर रहा होता है, एक नॉर्मल कैथीटर्स होता है, एक सिलिकॉन के कैथीटर्स होते हैं। अब जो सिलिकॉन के कैथीटर होते हैं ये मोर देन 1 मंथ तक चल सकते हैं, मोर देन 1 मंथ, लेकिन उसके बाद आपको वो भी चेंज करवाना पड़ सकता है। ओके, तो इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल के बारे में अब हमने डिस्कस किया था कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में मेनली कोई ब्रेन का डिसऑर्डर हो सकता है, कोई स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा सीयर्स वगैरह हो सकती हैं, एपिलेप्सी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो रही होती है, उसको ट्रिगर होने के रिजल्ट में ब्लेडर तक मैसेज कन्वे ही नहीं होता। या वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं, जो डायबिटीज़ जो है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी काज कर रही होती है। जैसे ही न्यूरोपैथी काज होगी तो जो नॉर्मली न्यूरॉन्स ने मूव करना होता है नर्व के ऊपर, वो नॉर्मली मूव नहीं कर सकते। तो जब मूव नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो मैसेज है वो डिले होना शुरू हो जाएगा। मैसेज डिले होगा तो उसके रिजल्ट में वो पेशेंट्स यूरिनरी रिटेंशन के अंदर जाएगा। तो उसके बाद हमने इसकी मैनेजमेंट को देखा है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है ये कॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। डेफिनेटली ये एक इंडिवेलिंग कैथीटर्स अगर सिलिकॉन का है तो डेफिनेटली एक ही चीज़ होती हैं। तो मेनली जो इंडिवेलिंग कैथीटर्स आ रहे होते हैं, ये जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है वो सिलिकॉन का यूज़ हो रहा होता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी मैनेजमेंट के। ओके, जो बेटा डायबिटीज़ होती हैं ना, डायबिटिक मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अब वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या, कॉम्प्लिकेशन में क्या हो रहा होता है बेसिकली कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही होती है। अब ये जो न्यूरोपैथी होती है, इसमें जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो जो नॉर्मली मैसेज कन्वे होना होता है वो मैसेज कन्वे नहीं होता। डिट्रेसर मसल तक जो मैसेज नॉर्मली कन्वे होना होता है वो कन्वे नहीं होता। कन्वे होने के रिजल्ट में डिट्रेसर मसल के अंदर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन नहीं होती, तो अल्टीमेटली ये यूरिनरी रिटेंशन काज कर रही होती हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे इसकी मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट जो होती है ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कि कॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब कॉज क्या है, ये इसका वेल नोन होना इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर यूरिनरी मीटस के अंदर कोई ब्लॉकेज है जिसमें से मेल्टन कैथीटर भी पास नहीं हो रहा, पोलिस कैथीटर भी पास नहीं हो रहा, इंडवेलिंग कैथीटर भी पास नहीं हो रहा, तो देन वी विल गो फॉर सुप्राप्यूबिक कैथीटर्स।
अगर सुप्राप्यूबिक उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो देन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आईवी लाइन जो कि लार्ज गेज आईवी लाइन हो, लाइक 14 गेज का है, 16 गेज का है या 12 गेज का है, तो उसको डायरेक्ट ब्लेडर के ऊपर सुप्राप्यूबिक एरिया के ऊपर हिट कर दिया जाता है। तो वो हिट करेंगे तो जितना ब्लेडर डिस्टेंड हुआ पड़ा होता है, उसके अंदर यूरन अकमुलेट हुआ पड़ा होता है, तो वो यूरन निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसको सर्जरी के लिए रेफर कर दिया जाता है कि देखने के लिए कि ब्लॉकेज कहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बीपीएच हो गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो गया, तो उसमें मेनली क्या हो रहा होता है कि एक ही प्रोसीजर कॉमनली किया जा रहा होता है, या तो ओपन सर्जरी कर दी जाती है। अगर ओपन सर्जरी ना की जाए तो आजकल भी जितनी टेक्नोलॉजी है उसमें टीयूआर भी किया जाता है। टीयूआर भी बेसिकली क्या है कि एक स्कोप होती है और उसको थ्रू यूरिनरी पैसेज इंसर्ट किया जाता है, और वो साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि इनलार्ज हो चुका होता है और उसने यूरिनरी ट्रैक को कंप्रेस किया होता है या नेक ऑफ द ब्लेडर को कंप्रेस किया होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये जो इंटरनल सफिंक्टर होता है ना, उसको भी साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब इंटरनल सफिंक्टर डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है तो उसके रिजल्ट में भी वो पेशेंट्स जो अपना नॉर्मली ब्लेडर के ऊपर कंट्रोल है वो लॉस कर चुके होते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। उसके लिए सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, तो उससे भी वो रिलीव हो जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूरिनरी रिटेंशन। तो यूरिनरी रिटेंशन है, ये बेसिकली क्या करती है, हाइड्रोयूरेटर काज कर रही होती है, और हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस काज कर रही होती हैं। जैसे ही हाइड्रोनेफ्रोसिस होएगी तो अल्टीमेटली एट द एंड पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस हो रहे होते हैं। अब ये यूरिनरी रिटेंशन है, ये मेनली किडनी के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन भी काज कर रही होती है, पस फॉर्मेशन भी काज कर रही होती है, इसके अलावा स्टोन फॉर्मेशन भी काज कर रही होती है। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसकी काज यूरिनरी रिटेंशन है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाना चाहिए, ताकि वो पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट्स ना बन सके। दैट वाज ऑल अबाउट यूरिनरी रिटेंशन। होप्सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह वी विल नेक्स्ट डिस्कस अब पेशेंट्स विद शॉक। शॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेरा ख्याल है पहले भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा शॉक, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।